नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजीव गुलेरिया बेसमेंट की तरफ वहाँ रास्ते में खड़ा है ताकि वो वहाँ पर महेंद्र से मिल सके और अब वो महेंद्र के साथ इधर अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता है। वो दोनों बातें करते हुए ही आ रहे थे। इधर अब महेंद्र राजीव से कहता है, राजीव तू सच में मुझे मरवाएगा? हाँ देखो, मुझे पता है कि अगर किसी को भी मेरे जिंदा होने का सच पता चला ना तो वह सर जी सबसे पहले तो मेरी कब्र ही खोदेंगे। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, अपने बकवास बंद करो और मेरे साथ मेरे रूम में चलो। और ये कहते हुए ही राजीव अब महेंद्र के साथ अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अपने रूम की तरफ जाते हुए ये दोनों ही आपस में बातें करते जा रहे थे कि कैसे क्या हो गया उन सब के साथ। फिर यहाँ पर पेरिस में रात का वक्त और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। यहाँ पर राजीव के पैलेस के बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल इतने काले हो चुके थे जैसे कोई बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला हो। पैलेस के अंदर यहाँ पर हालांकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि राजीव बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी रखी जाए, क्योंकि वो अपने दुश्मनों तक ये खबर पहुँचने ही नहीं देना चाहता था कि यहाँ पर वो अंजलि के साथ रह रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक अजीब सा यहाँ पर डर का माहौल फैला हुआ था। इधर अब यहाँ पर राजीव अब महेंद्र से बात करते हुए अपने प्राइवेट रूम में आ जाता है और वहाँ पर रूम में आने के बाद राजीव अब यहाँ पर सीधा ही विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा यहाँ पर टेंशन से भरा हुआ था। इधर टेबल पर यहाँ पर उसके कुछ पुरानी फाइल्स, कुछ मैप और वहाँ पर उसका कुछ जरूरी का सामान पड़ा हुआ था। रूम की लाइट्स भी यहाँ पर डिम थी, जिससे राजीव जानबूझकर सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता हो। इधर क्योंकि राजीव यहाँ पर कमरे में आया तो महेंद्र भी उसके साथ ही था। इधर अब राजीव के पीछे खड़ा हुआ महेंद्र पीरामल अब राजीव को काफी देर तक तो अब उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर अब राजीव के मन में क्या चल रहा है। वो दोनों इस बारे में तो बात कर चुके थे कि सर जी को अगर पता चला तो वो महेंद्र को और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ऐसी कौन सी बात है जो राजीव उसे यहाँ पर उसके कमरे में करना चाहता है। आखिर अब यहाँ पर क्योंकि महेंद्र ने देखा कि राजीव कोई भी बातें नहीं कर रहा है तो महेंद्र से अब चुप नहीं रहा गया और अब अपनी साइलेंस तोड़ते हुए अब वो यहाँ पर राजीव से पूछता है, क्या हुआ राजीव, आप कुछ बोलो। एनीवे पहले मुझे ये बताओ, क्या कुछ पता चला कि कौन थे वो लोग? जैसे ही यहाँ पर महेंद्र ने राजीव से ये पूछा तो राजीव ने वहाँ पर तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपनी आंखें बंद की और अब वो यहाँ पर उसने सबसे पहले एक गहरी सांस ली। और अब यही तो प्रॉब्लम है। और ये कहते हुए राजीव अब धीरे से बोला, जितना हम जानने की कोशिश करते हैं ना महेंद्र, उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा है। क्योंकि देखो हमने भी बहुत सारे सवाल अपने जो हमारे मन में सवाल थे उन्हें जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या है ना, इतना समय हो गया है लेकिन फिर भी हम भी उन्हें नहीं जान पाए। इवन अगर मैं ये कहूँ कि हम उसमें और भी उलझते जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। अब ये सुनते ही यहाँ पर महेंद्र अब राजीव की तरफ बढ़ जाता है और अब वो कहता है, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से वो लोग राजमहल के दुश्मन थे और सिर्फ इतना ही नहीं राजीव, उन्होंने रानी अवंतिका के वफादारों को भी सालों से वहाँ पर अपने कब्जे में लिया हुआ है। उन्होंने कैद कर रखा हुआ है ताकि वो उनसे कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाए, क्योंकि मैं बस यही जान पाया हूँ। और सच में ये लोग सिर्फ राजमहल के दुश्मन ही नहीं बल्कि ये इंसानियत के भी दुश्मन हैं। और इसीलिए अब ये रोहित और अनिका के लिए ये जंग और भी मुश्किल हो गई है। इधर यहाँ पर महेंद्र ने ये कहा ही था कि तभी अब यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर राजीव ने अब हल्की सी अपनी गर्दन घुमा करके अब वो महेंद्र की तरफ देखता है।
ये सुनते ही अब यहाँ पर अब राजीव कहता है, हाँ हाँ महेंद्र तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता चला है। और उसने अब सीरियस टोन में आगे कहा, लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है महेंद्र, वो ये है कि आखिर इतने सालों तक किसी को कैद रखने का क्या मतलब है। चलो जो तुम कह रहे हो मैंने मान लिया कि उन लोगों ने उनके वफादारों को कैद करके रखा है, लेकिन उन्होंने इतने सालों तक उन्हें कैद करके क्यों रखा है। आखिर वो उनसे क्या जानना चाहते हैं। जरूर उनके पास कोई ना कोई तो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो वो यहाँ पर कवीन अवंतिका के वफादारों को वहाँ पर रखना चाह रहे हैं। एनीवे अब और आगे अब यहाँ पर महेंद्र अब उसकी बातों को सुनकर अब धीरे से कहता है, हो सकता है राजीव वो लोग किसी सच को छुपाना चाहते हों, या हो सकता है कि कुछ ऐसा सच है जो उन्हें नहीं पता हो और वो उस सच तक पहुंचना चाहते हों। इधर महेंद्र ने राजीव से जैसे ही ये कहा तो ये सुनने के बाद अब यहाँ पर अब राजीव थोड़ा सा हल्का सा हंसता है, लेकिन उस हंसी में भी यहाँ पर टेंशन ज्यादा थी, जिसे देखकर अब यहाँ पर महेंद्र भी सोचता है कि आखिर राजीव के दिमाग में अब क्या चल रहा है। इधर राजमहल में हर कोई किसी न किसी सच को छुपा रहा था। बस इसी चीज को सुनकर अब राजीव को हंसी आ गई थी और दूसरी तरफ से उसे यहाँ पर अपने दुश्मनों के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। अब यहाँ पर रूम में कुछ पल का सन्नाटा छाया हुआ था। अब एक पल के लिए ना राजीव कुछ कह रहा था तो ना ही अब महेंद्र कह रहा था। अब इस चुप्पी को फिर से तोड़ते हुए महेंद्र फिर से धीरे से अब यहाँ पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, एक बात बताऊं राजीव, एक बार मैंने मेरी माँ को पापा से बात करते हुए सुना था। अब जैसे ही अब यहाँ पर राजीव महेंद्र की ये बात सुनता है तो अब यहाँ पर राजीव तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या सुना था महेंद्र तुमने। तो भी यहाँ पर महेंद्र ने अब धीरे धीरे कहा, वो क्या है ना कि उस समय वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि लोग रानी अवंतिका को बहुत ही कम लोग जानते जरूर हैं, लेकिन उन्हें पहचानते नहीं हैं, क्योंकि जो लोग उन्हें पहचानते हैं वो उनके चेहरे के बारे में उनसे बताना ही नहीं चाहते कि आखिर वो दिखती कैसी थी। अब जैसे ही महेंद्र की ये बात राजीव सुनता है तो राजीव की आंखें अब पूरी तरह से सिकुड़ गई थी और वो कहता है, मतलब क्या है महेंद्र तुम्हारा, जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, इससे तुम क्या कहना चाहते हो। इधर अब यहाँ पर उसकी इस बातों को सुनने के बाद अब महेंद्र कहता है, देख राजीव, मुझे पूरी बात समझ में तो नहीं आई थी है, लेकिन हाँ पापा बार बार कह रहे थे कि अगर किसी ने रानी अवंतिका को सच में देखा होता तो आज राजमहल की कहानी कुछ और ही होती, क्योंकि सबकी दौड़ बस यहाँ पर रानी अवंतिका तक ही है। पता नहीं आखिर वो लोग क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र और राजीव अभी भी इस बात से अनजान थे कि दुश्मन यहाँ पर उसके चेहरे के बारे में जानकर वो बस यहाँ पर उसके वंश के बारे में जानना चाहते थे कि उनका वंश कौन है। इधर राजीव अब यहाँ पर ये सुनने के बाद कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अब वो धीरे से बोला, तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब वहाँ पर महेंद्र कहता है, क्या बात है। अब वो कहता है, राजमहल में आज तक किसी ने भी, सच कहूँ तो बूढ़े किंग का भी चेहरे को नहीं देखा है, क्योंकि जब भी बूढ़ा किंग वहाँ पर राजमहल में आया है तो उसके चेहरे पर एक मास्क लगा होता है, क्योंकि जब तुम्हें याद है जब भी राजमहल को प्रोटेक्शन करने के लिए आया था, उसे प्रोटेक्ट करने आया था, तो तब भी उसके चेहरे पर मास्क था। सच में ये कड़िया कितनी उलझी हुई हैं। इवन हम तो ये सब जानने के लिए उस भीमेश्वरी गांव में भी गए थे, लेकिन देखो वहां जाने के बाद हमारे सवालों के जवाब तो हमें मिले ही नहीं, साथ के साथ हमारे और भी सवाल बढ़ गए। अब ये सुनकर अब महेंद्र अब यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस नजर आता है। हालांकि महेंद्र हमेशा से ही हंसी मजाक करता था, लेकिन आज महेंद्र खुद यहाँ पर काफी सीरियस था। अब महेंद्र यहाँ पर राजीव की बात को सुनकर कहते हैं, तुम फिर से वही बात कर रहे हो ना राजीव। हाँ, ये तो हर कोई जानता है कि किंग हमेशा से ही मास्क लगा कर रहते हैं। आज तक कोई भी किंग को नहीं जानता, शायद बस राजमहल की रानी ही किंग के बारे में जानती है। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनने के बाद अब राजीव एक सीधा सा जवाब देता है, हाँ, क्योंकि यही तो सच है ना महेंद्र। अब ये सुनकर महेंद्र कंफ्यूज हो जाता है और अब वो कहता है, लेकिन ये इसमें बताने वाली कौन सी बात है राजीव, ये तो हम सभी ही जानते हैं। तो अब यहाँ पर राजीव अब तुरंत कहता है
क्योंकि ये सब इसीलिए जानते हैं क्योंकि सभी को बचपन से ही बस यही सब बताया गया है। और ये सुनकर अब महेंद्र पूरी तरह से चुप हो गया और अब यहाँ पर राजीव धीरे धीरे अब अपने रूम में चलने लगता है। अब यहाँ पर महेंद्र कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो हमें सब पता है क्या वो झूठ है। अब राजीव ने धीरे से हाँ में वो अपना सिर हिलाता है और कहता है शायद यही सच है और वो भी काफी हद तक, क्योंकि किंग जो कोई भी है वो शायद हम सब के बीच में ही है। इधर अब यहाँ पर महेंद्र अब अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अब वो कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजीव तुम कहना क्या चाहते हो। तभी अब यहाँ पर राजीव कहता है देखो मुझे पहले नहीं पता था लेकिन अब धीरे धीरे सब क्लियर होने लगा है। तो अब महेंद्र पूछता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि धनंजय कभी अवंतिका के बारे में जानता है, क्योंकि देखो वो तो उसकी माँ थी। भले ही उस समय धनंजय छोटा हो लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में तो जरूर पता होगा ना, और शायद उन्हें उनका चेहरा भी याद होगा। तो महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव तुरंत कहता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है और शायद सबसे ज्यादा उसको ही पता था। और शायद यही बात है कि इसलिए धनंजय कभी भी राजमहल के बारे में ये सारी बातें नहीं करना चाहता था। हालांकि हम पहले दुश्मनों में शामिल थे लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं उसके बाद हालांकि हमारे दुश्मन रानी अवंतिका के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन धनंजय करण और हम चारों तो उसमें भीमेश्वरी गाँव में बस किंग के बारे में ही जानने के लिए गए थे। लेकिन अब क्या। अब यहाँ पर अभी महेंद्र कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, धनंजय को जरूर इसके बारे में पता है और शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि धनंजय भाई ने ही इन सब को सीक्रेट तरीके से छिपाया हुआ हो। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है ताकि धनंजय भाई राजमहल को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए ही शायद उन्होंने रानी अवंतिका की चीजों को छिपा कर रखा होगा। क्या ऐसा हो सकता है राजीव। अब उसकी इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है हाँ ऐसा होना बिल्कुल संभव है। और मुझे लग रहा है शायद यही वजह हो सकती है कि दुश्मन बार राजमहल पर भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि एक राजमहल की गद्दी को हासिल करके वो क्या ही कर लेंगे। इधर अब यहाँ पर ये दोनों बातें ही कर रहे थे, इन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भी अब यहाँ पर महेंद्र अब राजीव से कहता है एनीवे अभी इन सब बातों को छोड़ो, अब बस मुझे ये बताओ कि मेरा भाई धनंजय कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। अब राजीव कहता है वो यहाँ पर इसी पैलेस में है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। अभी राजीव की इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर अब महेंद्र कहता है हाँ क्यों नहीं। अब यहाँ पर उनकी इन बातों को यहाँ पर महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है तो चलो चलते हैं। तो अब यहाँ पर महेंद्र कहता है लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि उनके अंदर अभी कोई इम्प्रूवमेंट है भी या नहीं। अब उसकी इन बातों को सुनने के बाद राजीव ने अपनी आंखें नीचे कर ली और अब वो वहाँ यहाँ पर कहता है सच कहूँ तो महेंद्र अब बस केवल उसकी सांसें चल रही हैं, पता नहीं कैसा नसीब लिखवा कर आया है। अरे इतने सालों के बाद तो वो यहाँ पर अपनी कोमा से बाहर आया था और अब पिछले 6 महीने से वो ऐसे इसी अवस्था में ही है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब महेंद्र एकदम से ही सीरियस हो जाता है और अब कहता है मतलब ये है कि अभी भी उन्हें होश नहीं आया है। अब राजीव ने धीरे से सिर हिला दिया और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उनकी दवाइयाँ मुझे नहीं पता कि टाइम टू टाइम कौन बेच रहा है, लेकिन अभी भी उनकी वही हालत है। अब यहाँ पर महेंद्र कहता है लेकिन ये तो बहुत ही सीरियस बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने भाई धनंजय को कहीं खो तो नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ मैं पहले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने अपनी उस बुरी दुनिया को छोड़ा है उसके बाद मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। और अब यहाँ पर महेंद्र की ये बात सुनकर राजीव अब उसके कंधे पर हाथ रखता है और अब वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए अब एक हैवीली सिक्योर्ड रूम के बाहर रुक गए थे जहाँ पर धनंजय को रखा गया था। इधर आने के बाद राजीव ने बायोमेट्रिक लॉक को स्कैन किया और जैसे ही वो इस डोर को स्कैन करता है तो यहाँ पर डोर अब धीरे धीरे से ओपन हो जाता है। जैसे ही ये दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अलग था। रूम में आधा अंधेरा था, मशीन्स की हल्की हल्की बीप सुनाई दे रही थी और इधर बेड पर धनंजय लेटे हुए थे।
बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला धनंजय आज बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट लेटा हुआ था। उसके हाथ पर कुछ मेडिकल वायर्स लगी हुई थी। फेस पर उसके हल्की सी इंजरी के पुराने मार्क्स से अब भी दिख रहे थे। अब यहाँ पर धनंजय पीरामल को ऐसे देखकर महिंदर पीरामल अब धीरे धीरे कैसे अब उसके पास गया और उसके पास जाकर अब यहाँ पर कहता है, भाई भाई। अब ये कहते हुए ही अब महिंदर पीरामल की आवाज़ एकदम से ही भर आई थी और ये कहते हुए अब वो कहता है, ये हाल क्या कर दिया उनका उस सूर्या ने। उस सूर्या को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अच्छा ही हुआ होगा अगर वो भी मर चुका होगा तो। और अब यहाँ पर राजीव तो बस चुपचाप बस डोर के पास ही खड़ा रह जाता है। और इधर अब महेंद्र ने धनंजय के हाथ को पकड़ लेता है और अब वो कहता है, भाई आप तो सबसे स्ट्रॉन्ग थे ना भाई, फिर ऐसे कैसे आप हार मान सकते हो। देखो आपको अब इस बार भी अपने आप से लड़ना होगा। आप इस बार भी फिर से हम सब के बीच में आओगे क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप जल्द ही ठीक होगे। और इधर अब यहाँ पर रूम में सिर्फ कुछ मशीनें थी जिनकी आवाज़ अब यहाँ पर इस कमरे में गूंज रही थी। और इधर महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि धनंजय को इस हाल में देखकर महेंद्र अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया। और अब वो यहाँ पर कहता है कि बस मुझे इंतज़ार है आपके जल्द से जल्द ठीक होने का, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर से इस राजमहल को कौन संभालेगा। आपके बिना तो सच कहूँ तो रेवती दीदी बिल्कुल ही अकेली है। और इधर यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर अब राजीव के भी एक्सप्रेशन थोड़े से टाइट हो गए थे। और अब यहाँ पर वो महेंद्र जो कि अब फिर से फूट कर रोने लगता है। महेंद्र की आवाज़ काफ़ी हैवी हो गई थी। तो और अब वो यहाँ पर कहता है, सच में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि शौर्य इतना नीचे गिर जाएगा। अरे वो तो हमारी माँ के रिलेटिव्स थे ना, फिर भी उन्होंने आपके साथ ये सब किया। अब ये सुनकर अब यहाँ पर राजीव ने धीरे से कहा, वो सामने से कभी जीत नहीं सकता था ना महेंद्र, शायद इसलिए शौर्य ने ये सब किया। इधर अब महेंद्र ने भी हाँ में अपना राजीव की बात को सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाता है। और अब यहाँ पर महेंद्र कहता है, लेकिन ये सच कहूँ तो धनंजय सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसने शौर्य का जो हाल किया वो बहुत ही अच्छा किया क्योंकि वो इसी के लिए लायक था। इवन मैं तो ये कहूँ कि अभी वो इस दुनिया में ही ना हो तो ये और भी अच्छी बात है। और अगर वो बच गया हो तो उसे एक बहुत ही बुरी से बुरी मौत मिलनी चाहिए। तरफ जहाँ पर राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल दोनों ही अभी धनंजय को ही देख रहे थे तो दूसरी तरफ यहाँ पर दिव्यांशी अब यहाँ पर एक ब्लैक पैलेस में अब उस लोकेशन पर खड़ी थी। वो यहाँ पर एक लोकेशन पर चली गई थी और वहाँ जाने के बाद वो भी यहाँ पर अब अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, देखो मुझे बस हर हाल में रानी अवंतिका के बारे में जानना है। और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि रानी अवंतिका कैसी दिखती थी, उनके इन सब चीज़ों के बारे में बस उसके वफादार ही बता सकते हैं। और हमारे पास बस एक यही मौका है, हमें बस किसी न किसी तरह से उसके उन वफादारों के मुंह को खुलवाना ही पड़ेगा। और अगर वो अपने मुंह को नहीं खोल रहे तो देखो उन्हें इतना परेशान करो कि वो अपने दर्द में हमें रानी अवंतिका का चेहरा कैसे दिखता था वो सब बता दें। क्योंकि अगर एक बार हमें रानी अवंतिका के चेहरे के बारे में पता चल गया तो फिर तो हम उसकी बर्थ लाइन के बारे में अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। और ये जानना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर उसके वो आदमी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो उसे कहते हैं, बस मैडम हमें थोड़ा सा इंतज़ार और हमें थोड़ा सा समय और दीजिए, हम जल्द ही आपको कोई ना कोई तो गुड न्यूज़ देते ही हैं। और यहाँ पर उनकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर ये दिव्यांशी अब उन्हें जाने का इशारा करती है अपने हाथ को उठाकर और वो सभी अब यहाँ पर उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने रानी अवंतिका के इन वेल विशर्स को उन्हें यहाँ पर किडनैप कर रखा हुआ था। वो बस किसी भी हाल में इन वफादारों को टॉर्चर करके एक सच तक पहुंचना चाहते थे जी। और जैसे ही वो यहाँ पर अंदर जाते हैं तो बाहर खड़ी हुई दिव्यांशी को यहाँ पर उनके चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जितनी ज़ोर से उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी उतनी ही ज़ोर से यहाँ पर अब उसके चेहरे पर दिव्यांशी के चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल बढ़ती ही हुई जा रही थी।
और इधर अंदर से वो लोग यहाँ पर चीखते हुए बस एक ही गुहार लगा रहे थे, रानी साहिबा हमें बचाइए, प्लीज़ प्लीज़, हर हाइनेंस प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट कीजिए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। और वैसे भी हमने आपका नमक खाया है, तो हम भले ही आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए या ना आए, लेकिन हाँ, हमने आपका नमक खाया है तो हम आपके साथ गद्दारी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल, चाहे ये लोग हमें जान से ही क्यों ना मार दें। इवन अगर आप हमें बचाने के लिए नहीं भी आ पाई तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम तो मरने के लिए पहले से भी तैयार हैं। वो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमें इतने सालों तक अभी तक बचा कर क्यों रखे हुए हैं। इधर अब यहाँ पर उनकी ये सारी की सारी बातों को और उनकी चीख पुकारों को सुनकर, इन्हें देखकर अब यहाँ पर दिव्यांशी कहती है, तुम किस अपनी रानी को पुकार रहे हो? वो तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो खुद जिंदा होगी तो तुम्हें बचाएगी ना। इसलिए देखो, अब मैं हूँ तुम्हारी रानी, मेरे सामने अपनी गुहार लगाओ। अगर तुम ये गुहार मेरे सामने लगाओगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन हाँ, उसके बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी उस रानी के लिए रानी के बारे में सब कुछ मुझे बताओगे। वो कैसी दिखती थी? यहाँ पर अब दिव्यांशी ये कहती है तो अब उनमें से उनका एक वफादार अब यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारी कोई रानी नहीं हो। इवन अगर मैं ये कहूँ कि तुम हमारी रानी बनने के लायक ही नहीं हो। जाकर पहले अपने चेहरे को शीशे में देखो, क्या कहाँ से दिखती हो तुम रानी? और ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है, क्योंकि तुम हमारी रानी कभी बन ही नहीं सकती थी। कहाँ हमारी रानी अवंतिका थी, और एक कहाँ तुम हो। और यहाँ पर ये कहते जैसे ही उस आदमी की ये बात यहाँ पर दिव्यांशी को सुनाई देती है, तो दिव्यांशी अब जल्दी से उस रानी अवंतिका के वफादार की तरफ बढ़ती है। और अब वो यहाँ पर, क्योंकि उसके एक आदमी के हाथ में यहाँ पर एक बेल्ट थी, वो सीधा ही उस बेल्ट को अब उसके शरीर पर अपने गुस्से में मारने लगती है। इधर वो आदमी जिसकी अभी चीख पुकारें निकल रही थी, तो यहाँ पर अब उसकी चीख पुकारों को सुनकर मानो यहाँ पर दिव्यांशी अपनी इंसल्ट का बदला ले रही हो। उसके दिल को एक सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर भी अब यहाँ और उसके आदमियों का टॉर्चर कम नहीं हो रहा था। जहाँ एक तरफ रानी अवंतिका के वफादारों का इतना बुरा हाल था, वो भी इसी उम्मीद में जिंदा थे कि एक दिन उनकी रानी उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अपने पैलेस में बैठी हुई स्वाति मल्होत्रा यहाँ अपने रूम में बैठी हुई थी। स्वाति के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे आज स्वाति मल्होत्रा किसी चीज के बारे में सोच रही है। शायद उनका मन किसी चीज को लेकर बहुत ही व्याकुल हो चुका है। स्वाति को इस तरह से परेशान देखकर अब करण गुलेरिया स्वाति के पास आते हैं और अब कहते हैं, क्या हुआ स्वाति? आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि परेशान होने वाली बात तो है स्वाति, लेकिन फिर भी क्या कोई दूसरी वजह है क्या? करण की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण सब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो सच में हम सब के साथ पिछले समय में जो कुछ भी हुआ है, एक तो या तो उसी कारण से मेरा मन इतना व्याकुल है, लेकिन फिर भी इतना व्याकुल तो मेरा मन कभी भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ी तकलीफ में है, और ऐसा लग रहा है वो बस अब अपनी तकलीफ के बारे में बताने के लिए हमें पुकार रहा है। लेकिन ऐसा कौन है? सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई बहुत ही करीबी है, और मुझे अभी इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर स्वाति की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो स्वाति। शायद तुम अनिका रोहित के बारे में सोचकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, या धनंजय के बारे में। वैसे एक बात बताओ, क्या धनंजय ठीक तो होगा ना स्वाति? देखो, भले ही वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन सच में धनंजय के बारे में जानने की इच्छा तो मेरी भी हो रही है। कहीं धनंजय को तो कुछ नहीं हुआ है ना स्वाति? अब यहाँ पर जैसे ही करण ने ये कहा, ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ, पता नहीं करण, अब धनंजय के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। वो क्या है ना कि धनंजय तो अभी राजीव के पैलेस में है।
हालांकि वो यहाँ पर पेरिस में ही है, तो क्यों ना मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक बार राजीव के पैलेस में होकर आ जाती हूँ और अपनी आंखों से मैं खुद धनंजय भाई को भी देख लूंगी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है जरूर धनंजय को ही कुछ और हुआ होगा। क्या पता धनंजय ठीक ना हो, और इसीलिए मैं वहीं पर उसे जाकर दिखाती हूँ और साथ के साथ उसका चेकअप भी कर लूंगी कि आखिर उसकी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। और ये कहते हुए स्वाति अब अपनी जगह से उठती है, लेकिन स्वाति को इस बात को सुनकर और उसे इस तरह से उठता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया यहाँ पर स्वाति का उठते हुए ही अब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अब वो स्वाति को उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से वहीं पर बिठाते हुए उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको स्वाति, देखो अभी अपनी व्याकुलता के कारण कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। क्योंकि स्वाति देखो, अभी भी भले ही हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि दुश्मनों की नज़र हम सभी पर अभी भी होगी। भले ही यहाँ पर इतना समय गुजर गया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। जरूर दुश्मन यहाँ पर किसी ना किसी मौके की तलाश में तो जरूर होंगे। स्पेशली अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे और अनिका के ऊपर तो उन लोगों की नज़र बिल्कुल ही होगी, क्योंकि जब से अनिका उस राजमहल की रानी बनी है तब से तो शायद दुश्मनों को तुम दोनों के ऊपर शक भी हो गया है कि तुम दोनों शायद उसकी ब्लड लाइन हो। हालांकि शायद अभी इसके बारे में उनके पास कोई ज़्यादा सबूत नहीं हो, लेकिन फिर भी देखो, अभी यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर करण की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा मानो कुछ सोचने लग जाती है और कुछ देर सोचने के बाद अब यहाँ पर स्वाति कहती है, हाँ करण, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे जो कुछ भी करना होगा मुझे काफ़ी सोच समझ कर करना होगा। मैं शायद इस तरह से यहाँ से बाहर जाने का चांस नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि हम दुश्मनों की नज़र में ना आए, इसलिए तो हम यहाँ पर अकेले पेरिस में अपने परिवार से दूर हम सब अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस मन की बेचैनी का क्या करूं, क्योंकि आज मेरे मन की बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, जैसे कोई है जो हमें पुकार रहा है। अब मैं क्या करूं? अब इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं समझ सकता हूं स्वाति कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन वो क्या है ना स्वाति, ये हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पर अभी इस पैलेस से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें जब तक यहाँ पर हमें अनिका, रोहित या इन सब में से किसी का कोई भी संदेश नहीं मिलता, हमें यहाँ पर पैलेस में ही रहना हमारे लिए कुछ सही होगा। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ रोहित का वो हाल है, राहुल का हाल भी तुमसे छिपा नहीं है, और धनंजय का तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। तो बस अब हम अनिका और रोहित के लिए और ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि हमें अपने आप को सुरक्षित रखकर उनके इस काम में उनका साथ देना होगा। एनीवे स्वाति, छोड़ो अब इन बातों को, क्योंकि तुम जितना इन सब के बारे में सोचोगी तो शायद तुम्हारा मन उतना ही और भी चिंतित होगा। इसलिए मैं बस अभी गया और तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, जिसे तुम्हें अच्छा लगेगा और शायद तुम्हारा मन भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही स्वाति कहती है, हाँ ये सही रहेगा करण, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब किचन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इधर जैसे ही करण अब वहाँ पर अपने कमरे से जाते हैं, तो इधर स्वाति मल्होत्रा करण के जाने के बाद फिर से यही सब सोचती है, क्या सच में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। पता नहीं क्यों हमारा मन कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे मन की ये बेचैनी कोई आम बेचैनी तो नहीं है। पहले तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। ऐसा मुझे हर बार तभी लगता है जब मेरे किसी रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। अब यहाँ पर स्वाति ये सब सोच ही रही थी, तो इधर दूसरी तरफ भीमेश्वरी गांव में अनिका अब अनंता के घर को क्रॉस करके अपने घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर रोहित उसे पकड़ने ही वाला था जब वो पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। लेकिन जिससे पहले रोहित वहाँ पर पहुँचता तो उस मंदिर की घंटियाँ बजने की वजह से अनिका अपने आप को बचा लेती है। और अब अनिका सोचती है कि उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, और इसलिए अनिका जल्दी से भागते हुए अब वापस से अपने घर जाने की सोचती है, क्योंकि अनिका भी किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। और यहाँ अनिका क्योंकि अवंतिका के घर पर रुकी हुई थी, तो जब वो वहाँ पर जा रही थी तो रास्ते में अनंता का घर
पर पड़ रहा था। अनंता के घर से वो बस थोड़ी सी ही कुछ कदम ही आगे निकली थी कि तभी यहाँ पर उसके कानों में प्रिया और अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही अनिका के कानों में यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर साथ के साथ आर्यन की भी आवाज़ सुनाई देती है, तो भी अनिका के कान एकदम से ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अनिका को दूर तक की आवाज़ें साउंड सुनने की उसके पास एक शक्ति थी। इसलिए अब वो यहाँ पर आसानी से उनकी बातों को सुन पा रही थी, और उनकी बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर अनिका अब वहीं के वहीं रुक जाती है, और अनिका अब अपने मन में सोचती है, अगर रिया और अलेक्जेंडर यहाँ पर है तो ये तो बहुत ही गलत हो सकता है, क्योंकि अभी इन दोनों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें वहीं पर ही रहने के लिए कहा था। जरूर रिया ने ही अलेक्जेंडर को कन्विंस किया होगा। सच में ये रिया कभी भी नहीं चेंज हो सकती। ये हर बार कुछ ना कुछ अपने दिमाग से कोई ना कोई जिद लगाकर अपने भाइयों को भी अपने हर एक प्लान में इन्वॉल्व कर लेती है। लेकिन ये भी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रही, और ये सब सोचते हुए ये भी यहाँ पर अनिका फिर से वापस पीछे की तरफ अपने कदम लेती है, ताकि एक बार वो अनंता के घर की तरफ जाए, क्योंकि इससे पहले रोहित वहाँ पर पहुँचे अनिका रिया और अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। और वो यहाँ पर अब अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सच में अगर ऐसे ही रहा तो जल्द मेरी मुश्किलें तो और भी बढ़ जाएगी। इससे पहले कि मिस्टर मारवा यहाँ पर आ जाएं और इन्हें देख लें तो सच में उस समय सिचुएशन को संभालना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। और अब वो यहाँ पर ये सोचते हुए ही जल्दी अब अनंता के घर के गेट पर खड़ी थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो यहाँ पर दरवाजे को खोलकर अब सीधा ही अंदर की तरफ बढ़ जाती है। इधर जैसे ही अनिका अंदर बढ़ती है तो जिस कमरे से यहाँ पर बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, तो अनिका उस दरवाजे को खटखटाती है। इधर जैसे ही दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई तो सनी के तो एकदम रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि सनी इस आवाज़ को सुनकर एकदम से ही घबरा गया था। सनी ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ दरवाजे पर अनिका भाभी हो सकती है, क्योंकि सनी को तो था तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने भैया रोहित मारवा से। जैसे ही दरवाजा अनिका यहाँ पर खटखटाती है तो अब यहाँ पर सनी घबरा जाता है कि जरूर उसके रोहित भैया ही आए होंगे, और इसलिए वो यहाँ पर तीनों ही बच्चों की तरफ हैरानी से देखने लगता है। इधर जैसे ही सनी तीनों बच्चों की तरफ देखता है तो अब यहाँ पर अब अलेक्जेंडर कहता है, देखा रिया, मैंने कहा था ना कि अगर डैडी यहाँ पर आ गए तो सच में लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर अब सच में डैड यहाँ पर हुए तो हम डैड को क्या जवाब देंगे? अब तुम ही संभालना सब कुछ, क्योंकि तुम हर बार हमें किसी न किसी मुसीबत में डाल ही देती हो अपनी हर एक जिद की वजह से। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, अरे अलेक्जेंडर, तुम पहले से ही ऐसे क्यों डर रहे हो? इवन सनी चाचू आप भी सच में लाइक सीरियसली? अरे पहले जाकर ये तो देखो कि दरवाजे पर डैड हैं भी या नहीं, क्योंकि डैड अगर अब तक नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि इस समय भी वहाँ पर दरवाजे पर डैड होंगे। हो सकता है कोई और हो। अब यहाँ पर उसके इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर आर्यन कहता है, कोई और का क्या मतलब है रिया? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं रहता है, और अगर कोई और भी हुआ तो ये भी तो हमारी सेफ्टी के लिए सही नहीं है ना। अब सनी चाचू अब आप क्या करोगे? क्योंकि ये तो सच में एक मुसीबत ही आकर खड़ी हो गई। अगर बाहर डैड हुए तो भी हमारे लिए मुसीबत है, और अगर कोई और हुआ तो फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए ये ठीक नहीं है। आर्यन की इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर सनी भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगर सच में बाहर रोहित हुआ तो वो उसे क्या जवाब देगा, क्योंकि रोहित के नेचर के बारे में तो अब वो अच्छी तरह से जानता था। रोहित तो उसे साफ पहले ही वार्निंग भी देकर गया था, और अगर उसने यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर को देख लिया तो फिर तो यहाँ पर उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सनी यहाँ पर अभी अपने ख्यालों में ही था। वो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी अभी यहाँ पर उसको अब फिर से दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे उसे दरवाजे की आवाज़ अब फिर से और भी जोर से सुनाई देती है तो वो यहाँ पर और भी घबरा जाता है। इधर बार अनिका जो कि बार दरवाजे को खटखटा रही थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अनिका को अब अंदाजा हो गया था कि रोहित अब जरूर इसी तरफ ही बढ़ रहा होगा।
क्योंकि रोहित को अंदाजा हो गया था कि वहाँ पर शक हो गया था कि कोई ना कोई तो जरूर है, इसलिए अब रोहित जल्द ही जल्द यहाँ पर वापस आना चाहता होगा। इसलिए इससे पहले कि मिस्टर मारवा यहाँ पर आए, मैं रिया और अलेक्जेंडर को यहाँ से लेकर चली जाती हूँ। मुझे इसके बारे में बच्चों से बात करनी होगी। आखिर बच्चे यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना कैसे आ गए? मुझे रिया को अच्छी तरह से समझाना होगा, क्योंकि अब पहले की बात कुछ और थी, अब सारी की सारी सिचुएशन बदल चुकी है। इसलिए लेकिन पहले एक बार ये दरवाज़ा तो खुले। जब अनिका देखती है कि दरवाज़ा कोई भी नहीं खोल रहा तो अनिका को भी कुछ ठीक नहीं लगता। तो अब यहाँ पर अनिका अब दरवाजे से ही आवाज़ लगाती है, रिया रिया आर्यन दरवाज़ा खोलो। इधर जैसे ही अब यहाँ पर बाहर से अनिका की आवाज़ सुनाई देती है तो यहाँ पर बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो इधर सनी के भी कानों में जैसे ही अनिका की आवाज़ जाती है तो सनी भी एक राहत की सांस लेता है और अब वो यहाँ पर अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए ही कहता है, थैंक गॉड अभी बाहर भैया नहीं है, नहीं तो सच में आज तो उसे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब यहाँ पर अनिका की आवाज़ को सुनकर यहाँ पर जल्दी से सनी, इससे पहले कि सनी दरवाजे की तरफ बढ़ता तभी आर्यन भागकर जल्दी से जाकर दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि बाहर उसकी मोम आई हुई है। इधर बाहर अपनी मोम को जैसे ही यहाँ पर आर्यन दरवाज़ा खोलता है तो बाहर अपनी मोम को देखकर सच में आर्यन की आंखें एकदम से ही इमोशनल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर आर्यन ने सोचा नहीं था कि उसकी मोम यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई होगी। एक पल के लिए तो जैसे ही आर्यन ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी मोम को देखकर मानो आर्यन फ्रीज हो गया था, उसकी आंखें भर आई थी। बस अब यहाँ पर उसके मुंह से एक शब्द ही निकला, मोम आप यहाँ। और अब वो यहाँ पर कुछ पल जब यहाँ पर आर्यन फ्रीज था तो अनिका यहाँ पर आर्यन की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रही थी और अब अनिका यहाँ पर आर्यन के सिर पर अपना हाथ रखती है। तो जैसे ही अनिका ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा तो आर्यन जल्दी से यहाँ पर दौड़कर अनिका के पास गया और उसे एक टाइटली हक कर लेता है और अब उसे हक करते हुए आर्यन कहता है, मोम आई मिस यू लॉट। इधर यहाँ पर आर्यन की आवाज़ को सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो अनिका को हक करते हुए ही रो रहा था और इधर आर्यन की ये हालत देखकर अनिका की आंखों में भी थोड़े से आंसू आ गए थे, क्योंकि अनिका भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और अनिका ने भी अब यहाँ पर आर्यन को और भी टाइटली हक कर लिया था। और अब यहाँ पर अनिका जैसे ही आर्यन को और भी टाइट हक करती है तो अब आर्यन अब अनिका से कहता है, मोम आई ऑलवेज मिस यू। सच में मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। और पता है मैंने सोचा था कि मैं आपको डेली वहाँ पर मंदिर में मिल सकता हूँ, लेकिन अब डैड ने तो उसके लिए भी मना कर दिया। अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। इधर यहाँ पर आर्यन की इस बातों को सुनकर अब यहाँ पर अनिका बार बार उसके फेस पर किस कर रही थी, जैसे सालों बाद वो अपनी दुनिया में वापस मिली हो, जैसे न जाने कितने ही अरसों के बाद आर्यन उसे मिला हो। इधर अब यहाँ पर आर्यन अब धीरे से कहता है, आप मुझे छोड़कर प्लीज़ मोम दोबारा मत जाइएगा, प्लीज़ मोम सब कुछ ठीक कर दीजिए ना। आप तो सब कुछ कर सकती हैं। आई नो कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ मोम सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। कुछ आप तो एक अच्छी डॉक्टर है ना मोम, तो प्लीज़ आप डैड के की याददाश्त को वापस लेकर आइए ताकि फिर से हम सब साथ में रह सकें। इधर यहाँ पर आर्यन की ये बात सुनकर मानो अनिका का दिल जैसे टूट सा गया था, क्योंकि अनिका भी तो खुद यही चाहती थी कि बस किसी भी तरह से रोहित की याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद तो अब अनिका भी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि क्या सच में रोहित की याददाश्त गई भी है या नहीं। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर अपने इन्हीं सवालों को नकारते हुए भी यहाँ पर अब वो अपने मन में सोचती है, वो इसके बारे में बाद में सोचेगी। लेकिन अब अपने बच्चे के सामने अनिका मुश्किल से एक स्माइल करती है और अब अनिका कहती है, बस थोड़ा सा समय और बेटा, और आई होप उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अनिका यहाँ पर अंदर ही अंदर जानती थी कि सच इतना भी सिंपल नहीं था, क्योंकि अभी तक तो खुद अनिका को भी नहीं पता था कि रोहित की याददाश्त कब तक वापस आने वाली है। इधर अब यहाँ पर सनी जो कि ये सब कुछ देख रहा था, सनी तो यहाँ पर हक्का बक्का था। सनी भी यहाँ पर यही सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है। अब अनिका भाभी भी अगर यहाँ पर आई है और अगर यहाँ पर अब रोहित भैया आ गई तो सच में उसके लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। इवन सिर्फ उसके लिए नहीं
बल्कि अनिका भाभी को भी ना जाने भैया से और क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल भैया जैसे जैसे वो खड़ूस बने हुए हैं, उसे देखकर तो सच में मुझे भाभी के लिए भी बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन अब वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझते हुए भी यहाँ पर सनी कहता है, सनी यहाँ पर धीमी आवाज में कहता है, भाभी भाभी देखो, आप यहाँ पर आ गई, उसके लिए सच में यू आर वेलकम। लेकिन प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। अगर अभी यहाँ पर रोहित भैया आ गए तो ये आपके लिए और भी एक मुश्किल बढ़ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि भैया आपकी कोई भी इंसल्ट करें, इसलिए आप यहाँ पर आ तो गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके लिए बहुत ही डर लग रहा है। सनी की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ सनी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैं अभी रोहित को ही देख कर आई हूँ, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है वो भी बस यहाँ पर इधर की ही तरफ आ रहे होंगे। अब उसकी इस बातों को सुनकर अब यहाँ पर सनी कहता है, फिर तो भाभी आप बस जल्द से जल्द रिया और अलेक्जेंडर को यहाँ से लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाना आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने के रास्ते से जाएंगे तो शायद भाई आप तो तीनों को वहाँ से जाता हुआ देख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर इस घर के पीछे के रास्ते से जाइए, क्योंकि यहाँ पर भी एक रास्ता है। अब सनी की इस बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अनिका अब रिया और अलेक्जेंडर की तरफ देखती है, तो अनिका अब यहाँ पर अपनी थोड़ा सा गुस्सा अपने चेहरे पर लेकर आती है, जिससे वो उसकी तरफ देखती है। अब अनिका के इस चेहरे को देखकर अब रिया और अलेक्जेंडर भाप लेते हैं कि उसकी मम्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो उनकी बिना परमिशन के यहाँ पर आए। हालांकि रिया अब ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसलिए रिया अब यहाँ पर कहती है, सॉरी मॉम, वो क्या है ना कि आपको आने में थोड़ा सा समय लग गया, और मुझे आर्यन की काफ़ी चिंता हो रही थी, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन हाँ मॉम, इसमें अलेक्जेंडर की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने ही अलेक्जेंडर को यहाँ पर आने के लिए कहा था। रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका इन दोनों को ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती, वो बस इतना कहती है, रिया इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पर आपके डैड के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, इसलिए अभी के भी यहाँ से जल्दी निकलो। अब अपनी मोम की ये बात सुनकर रिया और अलेक्जेंडर भी दोनों हमें अपने सिर को हिला देते हैं। तो इधर अब अनिका अब उन दोनों का हाथ पकड़ कर इधर पीछे के रास्ते से निकलने ही वाली थी कि तभी अब वो यहाँ पर पीछे मुड़ती है, मानो वो सनी से कुछ कहना चाहती हो। इधर अब यहाँ पर जब अनिका पीछे मुड़ती है तो अब सनी कहता है, क्या हुआ वहाँ भाभी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? तो अब यहाँ पर अनिका कहती है, आई एम सो सॉरी सनी। वो क्या है ना, हमारी वजह से आपकी और मुक्ता की शादी कुछ पल के लिए पोस्टपोन हो गई। सच में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोगों की अभी अगर ये सब नहीं होता तो अब तक तो आपकी शादी हो चुकी होती। अब ये सुनते ही यहाँ पर सनी कहता है, इट्स ओके भाभी, और हाँ इसमें आपकी भी तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि देखो ना सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई। अब जब सिचुएशन ऐसी है तो उसमें कोई कर भी क्या सकता है। आप इसके बारे में बिल्कुल भी गिल्टी फील मत कीजिए, और वैसे भी शादी अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, वो जब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरी शादी तो उसके बाद भी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने तो पहले ही अपनी शादी के लिए समय मांगा था ना भाभी, तो बस आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ ये सारी बातें हम बाद में करते हैं, क्योंकि मुझे बातें तो आपसे और भी बहुत करनी थी, लेकिन वो क्या है ना कि अभी भैया आ रहे हैं, तो बस आप जल्दी से यहाँ पर जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको भैया से और भी कुछ सुनना पड़े, क्योंकि मैं भैया को अब अच्छी तरह से जानता हूँ, वो फिर से पहले जैसे खड़ूसी हो गए हैं। इधर ये सुनते ही अब अनिका हाँ में अपने सिर को हिलाती और अब वो कहती है, ठीक है सनी, तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ साथ के साथ आर्यन का भी रखना। और ये कहते हुए अनिका आर्यन की तरफ देखती है, और अब अनिका आर्यन को अपने हाथ से बाय करती है। तो इधर आर्यन भी अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए अब वो अपने मम्मा और अपने भाई और बहन दोनों को ही अभी बाय करता है। तो इधर अनिका प्रिया और अलेक्जेंडर के साथ अभी पीछे के रास्ते से निकल जाती है।
इधर इधर यहाँ पर अनिका जब रिया और अलेक्जेंडर के साथ उन दोनों के साथ अब इधर अपने घर की तरफ आ रही थी, तो अब यहाँ पर अनिका अब रिया से कहती है, रिया रिया ये क्या था बेटा, जब मैंने आप दोनों को कहा था कि आप दोनों यहाँ पर अपने घर में ही रहोगे, आप घर से बाहर ही नहीं जाओगे, तो उसके बावजूद भी आपको मेरा इंतजार करने की बजाय आप फिर से वहाँ से घर से बाहर आए। आपको यहाँ पर अनंता यानी कि जहाँ पर आपके डैड रहते हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। मैंने आप दोनों को मना किया था ना। तो अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, वो मोम मैंने रिया को रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन रिया थी कि रिया मान ही नहीं रही थी। अब वो अलेक्जेंडर की इन बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, आई नो बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम चीज़ों को समझते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिया चीज़ों को नहीं समझती, रिया भी चीज़ों को अच्छी तरह से समझती है। इवन वो बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट भी करती है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यू नो रिया, कई बार आप अपनी जिद की वजह से कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जो शायद बिल्कुल भी सही नहीं होते। आप जानती हैं ना पीछे भी क्या हुआ था। अब यहाँ पर अपनी मोम की बात को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ मोम, सॉरी फॉर दैट, मैंने तब भी आपको कहा था और उस चीज़ के लिए सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मैं आपको यहाँ पर गिल्टी फील कराना नहीं चाहती बेटा, लेकिन सच बात तो ये है रिया कि अब आप बड़े हो रहे हो और अब आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही नहीं होती। हर बार आप यहाँ पर कोई भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर चांस नहीं ले सकते हो। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर थी, क्योंकि अब ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो ना कि हमारे दुश्मनों की नज़र हो सकता है इस पल भी हमारे ऊपर हो। इसलिए हमें अपना हर एक कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए और शायद इसीलिए ही तो हम यहाँ पर रह रहे हैं। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से समझ रही हैं ना। तो आप आगे से प्रॉमिस करो कि आप आगे से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अगर मैंने आपको मना किया है तो मैंने आपको मना किया है, फिर चाहे सिचुएशन जो कोई भी ना क्यों ना हो। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे तीनों ही बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्ट्रोंग है, वो हर सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, लेकिन इस समय सही वक्त नहीं है। अब अपनी मम्मा की यहाँ बातों को यहाँ पर रिया अच्छी तरह से समझ रही थी और अब रिया कहती है, सॉरी मॉम, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। बच्चों की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, एनीवे अभी चलो जल्दी, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। और अब यहाँ पर तीनों ही अब अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। इधर वो जैसे यहाँ पर अपने घर के पास आते हैं, तो जैसे ही घर के पास पहुँचते हैं तो कुछ पंछी अब यहाँ पर अब अनिका के सिर के ऊपर चक्कर काट रहे थे। ये सारे के सारे यहाँ पर अपना ग्रुप बनाकर उसके सिर के ऊपर उड़ रहे थे, मानो वो उसे कुछ बताना चाहते हो, या शायद वो आने वाले किसी तूफान के बारे में उसे पहले से ही संदेश दे रहे हो, ताकि अनिका यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट हो जाए। इधर उन पंछियों को देखकर यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर ये दोनों भी हैरान थे, क्योंकि अब अलेक्जेंडर की भी यहाँ पर एनिमल्स और पक्षियों के साथ एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उन्हें इस तरह से उड़ता हुआ देखकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, अब क्या हो गया मॉम, जो ये इस तरह से ऐसे हमारे ऊपर चक्कर काट रहे हैं, क्या ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर उसकी इस बातों को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ शायद ये हमें कोई संदेश देना चाहते हैं, ये हमें कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं।